Hello, my future officers. Welcome to Sadhana Visa Academy's current affairs session. Let's begin the journey from awareness to achievement. देखेंगे आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में जो हमारा ज्ञान का महासंकल्प है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज को डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम आज फिजियोलॉजी का जो नोबेल प्राइज है उसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कोई ज्योग्राफी का पोर्शन जैसे कि हमारा वर्ल्ड मैप और हमारे इंडिया का मैप, साथ ही कुछ रिवर्स देखते हुए चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारे द हिंदू की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनका एनालाइज करेंगे और अच्छे से उन्हें समझेंगे। इसके बाद हमारी जो करंट अफेयर्स की जो प्रीवियस कुछ न्यूज होती हैं उनको हम क्या करेंगे, उनका देखेंगे, उन्हें अच्छे से समझते हुए उन्हें याद करेंगे। इसके बाद हम पॉलिटी का कुछ पोर्शन देखेंगे और पॉलिटी में आज हम अनुसूचियां देखेंगे। तो ये हमारा स्टेप वाइज हमारा पोर्शन होगा और हम इन्हें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका सिर्फ एक करंट अफेयर ही कंप्लीट नहीं होगा, करंट अफेयर्स की जो न्यूज है वही कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि उसके साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का पोर्शन, इसी के साथ में आपको पॉलिटी का भी पोर्शन देखने को मिलेगा और जो हमारी सेकंड पार्ट होता है जिसमें हम स्टेट कवर करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें मैक्सिमम जो आपकी जीए के जीएस है उसे आप कंप्लीट होते हुए नजर होते हुए देखोगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि जैसे आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस अगर हम रोज उनको रिपीट करते रहेंगे, जैसे हमारे नेशनल पार्क हुए, रिवर्स हुई, क्योंकि आप सब जानते हैं नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। साथ ही साथ हमारी रिवर से पूछ लिया जाता है कौन सा स्टेट कहाँ पर लाई करता है, या फिर हमारा वर्ल्ड से हो वहाँ से हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इन्हें हम इजीली करके आ पाएंगे, मीन्स उन्हें सोल्व करके आ पाएंगे। तो जब हम डेली डेली उन्हें रिवीजन करेंगे तो वो अपने आप से हमें याद हो जाएंगी। तो देखते हैं सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है कि जो हमारा फिजियोलॉजी है, मेडिसिन का जो हमारा नोबेल प्राइज है वो किन किन को दिया गया। तो वो 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें कि एक शिमोन थे जापान से जिन्हें ये मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। फिर थे हमारी मैरी और एक थे फ्रेड। मैरी और फ्रेड यूएसए से बिलोंग करते हैं और इन तीनों को क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। किस किस को, मैरी, फ्रेड और शिमोन को। यहाँ आप देखेंगे ये हुए मैरी और फ्रेड जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं और ये हुए शिमोन जो कि जापान से रिलेटेड हैं। तो इन तीनों को क्या दिया गया, इन तीनों को दिया गया है हमारा मेडिसिन का नोबेल प्राइज। यहां आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे है हमारे नोबेल पुरस्कार जो कि 2025 फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में जो दिया गया है वो किसको, मैरी को दिया गया है, साथ ही साथ फ्रेड को दिया गया है, मैरी, फ्रेड और किसको दिया गया है, शिमोन को दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन वैज्ञानिकों इन्हें क्यों दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे कि टी सेल्स के कामकाज और उनके अत्यधिक सक्रिय होने से शरीर को होने वाले नुकसान पर महत्वपूर्ण शोध किए हैं। साथ ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा ऑटो इम्यून होता है, उसकी भी इन्होंने खोज की है। यह खोज कैंसर, ऑटो इम्यून बीमारियों और संक्रमण के इलाज में सहायक होंगी, इसके लिए इन्हें दिया गया है। इसके मैंने मुख्य अंग बताए थे कि मुख्य अंग कौन कौन से होंगे। तो मुख्य अंग कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले जो इनका प्राइमरी ऑर्गन होगा वो होगा अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि होंगी। बोन मैरो और जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, इसमें ये क्या काम करती है, ये दोनों काम करते हैं प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण करना। ये क्या करते हैं, ये जो हमारी इम्यून कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण करती हैं। सेकंड जो इसकी सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लसिका ग्रंथि, प्लीहा और टॉन्सिल। ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं रोग जनकों से लड़ाई करना। मैंने आपको ये डिटेल में समझाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो मेरी प्रीवियस क्लास में जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल 1 बाय 1 आपको बताया है किस तरह से ये जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, किस तरह से ये लड़ाई करती हैं और किस तरह से संक्रमण से रक्षा करती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। फिर थर्ड जो होती है वो सेल्स होती है, वो है ग्लूकोसाइड्स, जो कि जैसे कि टी सेल्स हुई, बी सेल्स हुई, या फिर माइक्रोफंगस हुई, या फिर न्यूट्रोफिल्स हुई। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि टी सेल्स क्या है, संक्रमण की जो हमारे संक्रमण होते हैं उन्हें नष्ट करती है, बी सेल्स उनकी पहचान करती है। तो वो सब मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये संक्रमण से रक्षा करती है। जो फोर्थ इसका ऑर्गन है वो है फ्लूइड, जो कि लसिका दर प्लाज्मा है और वो क्या कार्य करता है, वो करता है जो संक्रमण स्थल तक कोशिकाओं को पहुंचाने का इसका कार्य होता है। तो ये हुआ, इसीलिए इन्हें किस लिए दिया गया है, तो प्रतिरक्षा इम्यून जो सिस्टम होता है, ऑटो इम्यून सेल्स होती है, उनकी खोज के लिए इन्हें दिया गया है। किन किन को दिया गया है, तो मैरी को, फ्रेड को और जो हमारे शिमोन है उन्हें दिया गया है। तो ये 3 हुए, इन्हें मेडिसिन के इस फील्ड में
नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। अब चलते हैं हम अपने वर्ल्ड मैप पर। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ और साउथ अमेरिका। किधर पड़ते हैं ये नॉर्थ साउथ अमेरिका? तो जब आप वर्ल्ड मैप में देखोगे अपने राइट हैंड पर, राइट हैंड की साइड में आपको नजर आएगा, और राइट हैंड पर आपको जब इस तरफ मुंह करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे कि ये नॉर्थ और ये साउथ। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप सबसे पहले भारत को अंकित करें, मीन्स भारत को देख लें कि भारत कहां पर आता है, तो वो एशिया में आता है। और एशिया के अगर आप देखेंगे वेस्ट में, तो सबसे वेस्ट में आपको, वेस्ट नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट साउथ में साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। उससे थोड़ा आगे चलने पर आपको क्या मिलेगा कि एशिया के थोड़ा ईस्ट में, एशिया के वेस्ट में नजदीक ही आपको यूरोप देखने को मिलेगा, और नीचे साउथ में आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। मींस आपको एशिया के वेस्ट में 4 आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो सबसे वेस्ट में होगा वो 2 कॉन्टिनेंट होंगे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। फिर जो आप देखेंगे एशिया के पास में ही आपको नजर आएंगे 2 और कॉन्टिनेंट, जिसमें आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा यूरोप और साउथ में देखने को मिलेगा अफ्रीका। फिर जब आप एशिया के ही सापेक्ष देखेंगे तो आपको साउथ में देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया, हमारा 6 कॉन्टिनेंट। इसके बाद अगर आप देखेंगे अटलांटिका, तो वर्ल्ड मैप में सबसे साउथ में आपको अटलांटिका देखने को मिलेगा, और ये हमारा हुआ 7 कॉन्टिनेंट। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हुए कौन कौन से? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर आप देखेंगे अफ्रीका, अफ्रीका से ऊपर आपको यहाँ यूरोप देखने को मिलेगा, एशिया देखने को मिलेगा, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया और ये अटलांटिका। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से सी पड़ते हैं, कौन कौन से ओशियन पड़ते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपको साउथ में देखने को, साउथ अमेरिका के पास में ही साउथ पैसिफिक देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका देखने को मिलेगा, इधर कैरिबियन सी देखने को मिलेगा। और मैंने आपको कल की क्लास में कैरिबियन जो द्वीप राष्ट्र हैं वो भी पढ़ाए थे कि कौन कौन से कैरिबियन जो देश हैं या कैरिबियन द्वीप राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो मैंने आपको बताए थे। और सेंट्रल अमेरिका में भी बताए थे कि सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। साथ ही इधर आपको नॉर्थ अटलांटिका देखने को मिलेगा। ऊपर अगर आप देखेंगे यूरोप से बिल्कुल नॉर्थ में तो आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका के ईस्ट में आपको साउथ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको प्राइम मेरिडियन लाइन भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आपको इंडिया के पास में इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। इधर आपको ये लाइन इक्वेटर देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये इक्वेटर है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन इधर देखने को मिलेगा, और नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ओशेनिया देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर सदर्न ओशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर ओशन आपको देखने को मिले, साथ ही आपको जो प्राइम मेरिडियन है वो देखने को मिली, और इक्वेटर भी देखने को मिली कि इक्वेटर किस देश से होती हुई गुजर रही है। तो ये आप देख रहे होंगे जो इक्वेटर है ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका से होती हुई गुजर रही है। तो कौन सी? इक्वेटर। ये हुई हमारी वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप से नीचे चलते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया 7 कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ, एशिया हुआ, और ये हुआ ओसेनिया। और हमने इक्वेटर भी देखी जो हमारी साउथ अमेरिका और अफ्रीका से होते हुए निकल रही थी। इसी के साथ में आपको देखने को मिलेंगे कुछ हमारे नेशनल पार्क। अब आते हैं हम इंडिया पर। इंडिया के कुछ नेशनल पार्क हमने कर चुके हैं, तो आज फिर से देखेंगे, क्योंकि हमने कल नेशनल पार्क नहीं किए थे और बहुत सारा पोर्शन था वो हमने कवर किया। आज देखेंगे नेशनल पार्क। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हमने देखा था नॉर्थ से सबसे पहले हम लद्दाख में गए थे। लद्दाख में जो नेशनल पार्क है वो सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में हमने 4 नेशनल पार्क देखे। अब 4 नेशनल पार्क कौन से थे? तो एक तो सलीम अली नेशनल पार्क था, इसके बाद दाचिंगम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क हमने जम्मू कश्मीर में देखे थे। इसके बाद फिर हम नीचे आए तो हमने देखा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमने फिर से हमारे जो जम्मू कश्मीर थे उसमें 4 थे, हिमाचल प्रदेश में हमें 5 नेशनल पार्क देखने को मिले। 5 कौन कौन से थे? ग्रेट हिमालय, यहाँ आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में यहाँ आप देखेंगे 5 देखने को मिलेगा। ग्रेट हिमालय, खीरगंगा, इंदर किला, पिन वैली और ये सिम्बरबारा, पिन वैली, खीरगंगा, इंदर किला और ग्रेट हिमालय। ये हमने 5 नेशनल पार्क देखे थे। फिर इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको उत्तराखंड नजर आएगा। उत्तराखंड में हमने 6 नेशनल पार्क देखे थे। कौन कौन से थे? तो कारबोट, गंगोत्री, गोविंदा, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स। ये हमारे नेशनल पार्क थे। कहाँ के?
तो ये थे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपने कॉर्बेट देखा, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी वैली ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिले। उत्तराखंड के जस्ट नीचे आपको यूपी देखने को मिलेगा, मींस उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है और वो है दुधवा नेशनल पार्क। तो कौन सा है? वो है दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद हमने देखा बिहार में, और बिहार में भी आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिला और ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क हुआ। अब हम थोड़ा अगर आएंगे इधर देखेंगे तो आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश हमने कवर कर लिया था। हिमाचल प्रदेश के पास में आपको पंजाब देखने को मिलेगा। मैं आपको बता चुकी हूँ पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब से नीचे आपको हरियाणा देखने को मिलेगा और हरियाणा में दो नेशनल पार्क है, एक है कालेसर और दूसरा है सुल्तानपुर। तो कौन कौन से हैं हरियाणा में? हरियाणा में यहाँ पे ये देखोगे आप कालेसर और सुल्तानपुर, ये दो नेशनल पार्क है। फिर नीचे अगर आप आएंगे राजस्थान, राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे 5 नेशनल पार्क, जिसमें कि आप देखेंगे कि डिजर्ट हुआ, कैलेडियो हुआ, मुकुंदरा, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिले थे। फिर नीचे अगर आप इसी के नीचे देखेंगे गुजरात, गुजरात में आपको 4 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो 4 में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक बक, गिर, मैरिन और वंसदा नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क आपको किसके देखने को मिले? हमारे गुजरात के नेशनल पार्क हुए। अब हम थोड़ा चलते हैं मध्य प्रदेश पर, अब बीच में आ जाएंगे क्योंकि यहां तक हम कवर कर चुके हैं। अब आया यहां पर एमपी। एमपी में आपको काफी नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो एमपी के नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे तो यहां आपको 11 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? जैसे कि बांधवगढ़, दिनसूर, फोसिल, पेंच, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। यहाँ तक हमने रिवीजन कर लिया था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे वेस्ट में चलते हैं, जो हमारे ईस्ट में चलते हैं। जो ईस्ट के हमारे स्टेट हैं उन सभी को हम देखेंगे और उनके नेशनल पार्क देखेंगे। हमने एक बार उन्हें भी देख लिया था लेकिन फिर से हम याद करेंगे क्योंकि ईस्ट में या तो एक नेशनल पार्क है या 2 नेशनल पार्क हैं। इससे ज्यादा 1-2 का ही होगा, नहीं तो सब में सिर्फ या तो एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा या फिर 2। आइए देखते हैं बिहार से अगर आप जैसे ही इधर कूदेंगे तो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जब आप जाएंगे तो वेस्ट बंगाल हुआ ये हमारा हुआ वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे 6 नेशनल पार्क। 6 नेशनल पार्क में कौन कौन सा है? सबसे पहले बक्सा हुआ, गुरमारा हुआ, जलदरपारा, नरोरा, सिंगलीला और सुंदरबन नेशनल पार्क। ये हमारे 6 नेशनल पार्क है। इसे एक बार और देखेंगे और जैसे मैं बोल रही हूँ इसी तरह से आप भी तेज तेज अपने आप से बात करेंगे और अपने आप बोलेंगे, उससे आपको ये याद होगा। कम से कम 4 या 5 बार आप इसे इसी तरह से बोले जैसे कि मैं आपको एक लाइन में पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। कौन कौन सा है? बक्सा, गुरमारा, जलदरपारा, नरोरा, सिंगलीला और सुंदरबन। बक्सा, गुरमारा, जलदरपारा, नरोरा, सिंगलीला, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हमारे हैं वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क। इसके बाद चलते हैं हम सिक्किम पर। सिक्किम में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। एक नेशनल पार्क कौन सा है? वो है कंचनजंगा। कौन कौन सा है? तो ये हुआ, आप यहां देख रहे होंगे, ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टेट सिक्किम और यहां आपको देखने को मिलेगा कि ये है हमारी कंचनजंगा, एक नेशनल पार्क है। इसके बाद हम आते हैं असम पर। आपको असम में थोड़ा देखने को मिलेगा, असम और वेस्ट बंगाल में, बाकी में सब में 1 या 2 नेशनल पार्क है। असम में कौन कौन से हैं? तो असम में आप देखोगे कि असम में है डिब्रूगढ़, सिकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना, दिहंग नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? डिब्रू, सिकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना, दिहंग, पटकई, ये हमारे नेशनल पार्क है। 7 नेशनल पार्क हुए। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि हमारे असम के नेशनल पार्क कौन कौन से? डिब्रू, सिकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना और हमारा है सबसे लास्ट में दिहंग नेशनल पार्क। ये हमारे 7 नेशनल पार्क हुए। अब चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? तो हमारे 2 नेशनल पार्क आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, मोलिंग और नामदफा नेशनल पार्क। मोलिंग और नामदफा नेशनल पार्क हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आप नागालैंड में आएंगे और वहां पे आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वो है इटंकी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा नागालैंड, और नागालैंड में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो है इटंकी नेशनल पार्क। इसके बाद नागालैंड से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये मणिपुर, और मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वो है कायबुल लामजाओ और सिरोई। लामजाओ और सिरोई नेशनल पार्क है हमारे कहाँ के?
मणिपुर से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो मणिपुर से नीचे आपको मिजोरम दिखेगा और मिजोरम में फिर से आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो नेशनल पार्क, जो कौन से हैं, मुरलेन और फंगुई। कौन सा है, मुरलेन फंगुपुई, ये नेशनल पार्क है। मुरलेन और फंगुपुई नेशनल पार्क, इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, और ये दो नेशनल पार्क है मिजोरम के। इससे बाद में आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में भी आपको दो ही देखने को मिलेंगे, क्लाउडेड और बिसोन। कौन कौन से हैं, क्लाउडेड और बिसोन नेशनल पार्क, ये हुए हमारे त्रिपुरा के। त्रिपुरा से आगे आप मेघालय पर आएंगे और मेघालय में भी आपको दो ही नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। और दो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो एक है बालपक्रम और नोकरेई। कौन कौन से हैं, बालपक्रम और नोकरेई एक नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे मेघालय में। मैंने आपको कहा था कि दो दो या फिर एक नेशनल पार्क है असम और वेस्ट बंगाल को छोड़कर। तो ये हुए हमारे वेस्ट के। एक बार आप फिर से वेस्ट के देख लेंगे कि वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो वेस्ट बंगाल में जैसे ही हम चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। आइए वेस्ट बंगाल को देखते हैं। यहां से वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेगा बक्सा, गुरमारा, जल्दरपारा, नरोरा, सिंगलोई और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हमारे वेस्ट बंगाल के हैं। फिर असम पर चलते हैं। असम में आपको देखने को मिलेगा डिब्रूगढ़, सिकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना और दिहिंग नेशनल पार्क, ये है हमारे असम के। इसके बाद हम सिक्किम पर देखेंगे। सिक्किम में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके बाद आप आएंगे कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, वहां आपको दो देखने को मिलेंगे, एक मोलिंग और एक नामदफा नेशनल पार्क, ये हुए हमारे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, वो है इटंकी नेशनल पार्क। नागालैंड से जैसे ही नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में दो मिलेंगे, केम्बुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क। इससे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, और मिजोरम में आपको फिर दो देखने को मिलेंगे, मुरलेन और फुंगुइपुई नेशनल पार्क, ये हमारे मिजोरम के हुए। मिजोरम से नीचे आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में फिर दो देखने को मिलेंगे, क्लाउडेड और बिसोन नेशनल पार्क, ये हमारे हुए त्रिपुरा के। फिर आपको देखने को मिलेगा मेघालय में फिर आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, बालपक्रम और नोकरेक नेशनल पार्क, ये हुए हमारे ईस्ट के भी जितने स्टेट थे उसके नेशनल पार्क। अगर आप इसे 2 या 4 बार ऐसे ही तेज आवाज में रिवीजन कर लोगे तो आप विश्वास कीजिए कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में अगर आप कोई भी आपका नेशनल पार्क से आता है क्वेश्चन तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे। तो ये हमारे हुए। इसके बाद अब हम आज, क्योंकि हम स्टेट में महाराष्ट्र देखेंगे तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क भी हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। यहाँ पे है महाराष्ट्र के, इसमें कौन कौन से हैं, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी और तड़ोबा। कौन कौन से हैं, चंदोली, गुगलमल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी और तड़ोबा नेशनल पार्क, ये हमारे महाराष्ट्र के हैं। आज हम जो हमारे सेकंड पार्ट होगा, जो हम सेकंड क्लास करेंगे, वो होगी हमारी स्टेट, जिसमें हम आज महाराष्ट्र को कवर करेंगे। तो आप उस क्लास को भी जरूर देखें, अच्छे से हम उसे याद करेंगे। आइए हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां देख ही रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखी थी कि हमारी लूनी नदी होती है, जो कि हमारी गिरती है गुजरात से आकर किसमें, अरब सागर में। यहाँ आपको राजस्थान से आती है गुजरात से, और ये गिरती है कहां पर, अरब सागर में। फिर आती है हमारी साबरमती के बाद आपको माही देखने को मिलेगी। माही के बाद आपको मांडवी देखने को मिलेगी, ज्वारी देखने को मिलेगी, श्रावती देखने को मिलेगी। फिर आपको पेरियार देखने को मिलेगी, भरतपुंजा देखने को मिलेगी और पुंबा देखने को मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लूनी नदी, इसके बाद साबरमती आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती हुई आती हैं दोनों, और पैरेलल ये चलती हुई रहती हैं। इसी के बाद आप मीठी नदी भी एक और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है मांडवी, ज्वारी और श्रावती, ये तीनों नदियां निकलती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे भरतपुंजा और पेरियार, पुंबा आपको देखने को मिलेंगे। ये कहां पर गिरती हैं, ये सब गिरती हैं अरब सागर में। कहां पर, अरब सागर में ये सारी नदियां गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली ये नदियां हैं, कौन कौन सी हुई, लूनी हुई। यहाँ आप लिख सकते हैं कि लूनी हुई, साबरमती, माही। इसके बाद आप देखेंगे मांडवी, ज्वारी, शरावती। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी शरावती के बाद आपको भरतपुंजा, फिर आपको पेरियार देखने को मिलेगी और फिर आपको पुंबा देखने को मिलेगी। ये नदियां हुई, ये है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। मीठी नदी भी है, मीठी नदी को आप ताप्ती के बाद ऐड कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो मैंने आपको लिख दी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी आपको मैंने वही मेंशन किया हुआ है,
भारत किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पाकिस्तान जिससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके साथ यहाँ पर आप अफगानिस्तान को पाएंगे, अफगानिस्तान से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर आपको चाइना देखने को मिलेगा जो कि तिब्बत भी है, यहाँ पर आप बाउंड्री शेयर करते हुए नजर पाएंगे। इधर नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इधर भूटान से, इधर बांग्लादेश से, और ये हुई हमारी जो जिन जिन कंट्रीज से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये हमारा हुआ एक मैंग्रोव वन, देख सकते हो आप। मैंग्रोव वन मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये किस कहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो जहां पर भी कोई भी नदी डेल्टा बनाती है वहां पे आप मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम ये बंगाल की खाड़ी पर आपको देखने को मिलेंगे। जो डेल्टा बनाते हैं आप देख सकते हैं कि गंगा डेल्टा बनाती है अपनी यहाँ पर, इधर गोदावरी डेल्टा बनाती है, उधर कृष्णा अपना डेल्टा बनाती है। इसके बारे में थोड़ा आप जान सकते हैं कि मुख्य रूप से तटों के किनारे ये नदी डेल्टाओं पर, जो कि भारत में मैंग्रोव वन 6740 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, मीन्स फैला हुआ है। विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का 7% हिस्सा आपको यहाँ पर मिलेगा। कितना? विश्व का 7% मैंग्रोव आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो वो देखने को मिलेंगे भारत में। तटीय, ये क्या करते हैं? वन तट रेखा को सुव्यवस्थित करते हैं, तटीय क्षेत्रों को जो कटाव है अपरदन जो होता है उससे संरक्षण करते हैं। साथ ही गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्य वन है ये भी पाया जाता है। कहां पर? गंगा डेल्टा पर। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं, आप इन्हें जानते हैं, ये है सानी तकाची, जो कि तकाची है ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इन्हें देखा जा रहा है ये काफी सख्त मिजाज की देखी जा रही है। साथ ही ये भी चाहती थी कि इनका आर्टिकल 9 है, जापान में जो आर्टिकल 9 है उसमें क्या दिया हुआ है कि जापान किसी भी देश से लड़ाई नहीं करेगा। जब आप जानते हो कि हिरोशिमा पर और इसकी नागासाकी पर परमाणु बम गिरे गए थे तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कोई भी अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक टाइम पर ये काफी जो शक्तिशाली देखा जाता था। लेकिन उस टाइम पर जब अमेरिका ने इस पर परमाणु बम गिरे इसके 2 हिस्सों पर, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये सिर्फ अपनी टेक्निकल जो चीजें हैं उनमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये ना तो परमाणु बनाएंगे और ना ही किसी उससे युद्ध करेंगे, ना ही हथियार बनाएंगे। और इनकी जो सुरक्षा है वो कौन करेगा? वो करेगा अमेरिका की जो सेना होगी, वो इनकी सुरक्षा करेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे कि आप अमेरिका के हालात देख रहे हैं, तो इनका मानना है कि हमें अपना जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसे चेंज करना चाहिए। अपने जो पहले हमारे जो रहे हैं मुद्दे उन्हें चेंज कर हमें भी युद्ध की तरफ या फिर अपनी आत्मसुरक्षा करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। तो ये चाहते कि जो आर्टिकल 9 में दिया गया है कि हम किसी भी देश से युद्ध नहीं करेंगे, तो उसे बदला जाए। तो ये ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि देखते हैं अब ये जो प्रधानमंत्री बनी है ये क्या जापान की राजनीति में नया चेंजेस लाती हैं। तो देखेंगे इनके बारे में कि ये क्या है। इनका जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1961 को जापान के नारा प्रांत में हुआ था। इन्होंने कोमो यूनिवर्सिटी से बिजनेस जो कि डोमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की है। इसी के साथ में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। कब बनी? तो 21 अक्टूबर 2025 को ये जापान की संसद द्वारा उन्होंने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस नियुक्ति से जापान की राजनीति इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। महिला प्रधानमंत्री का पद पहली बार, जो कि सानी तकांची है, ये जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है। इनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक अनुभव नियुक्ति इतिहास दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनकी नीतियां परंपरागत और रूढ़ समर्थक मानी जा रही हैं। उन्हें पहली महिला होने की स्थिति में भी विशिष्ट मानती हैं। उनके नेतृत्व का प्रभाव लंबी अवधि से कैसा रहेगा यह समय एवं सामाजिक राजनीतिक विकास पर निर्भर करेगा। तो अब देखेंगे ये क्या यहाँ पर बदलाव लाएंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे कि अभी क्या है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बनाई जाएगी, तो उसके उपलक्ष्य में ये देखा गया है कि जो प्रधानमंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर परेड का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड का नेतृत्व करेंगे। यह आयोजन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। कार्यक्रम जो होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की थीम पर यह आधारित रहेगा। यह परेड एकता नगर में आयोजित होगी। यहाँ पर
सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो स्थित है, जिसका उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था। तो आप जानते हैं कि गुजरात में आप देखोगे क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहां पर स्टैचू बनाया गया है। तो यहाँ पर 150वीं जयंती पर इनकी क्या होगी, परेड की जाएगी। इसी के साथ में देखते हैं कि ज्ञान भारतम मिशन क्या है। तो जो ज्ञान भारतम मिशन है, मीन्स जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन लिपियां हैं, उन्हें पढ़ने का कार्य, उनमें जो सुधार करने का कार्य, तो ये सब चीजें हैं। आप देखेंगे कि ज्ञान भारतम मिशन क्या है, जो पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु संस्थानों ने समझौता भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल ज्ञान भारतम मिशन देश भर में फैली प्राचीन पांडुलिपियों की पहचान करना, डिजिटलीकरण करना, संरक्षण तथा प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। इसी मिशन की लगभग 20 संस्थाओं के साथ शनिवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आने वाले दिनों में 30 और संस्थान इस मिशन से जुड़ेंगे। मिशन का उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे कि भारत की प्राचीन जो पांडुलिपियों का संरक्षण करना है, इनकी देखभाल देखरेख और डिजिटलीकरण करना है। राष्ट्रीय डिजिटल जो रिपोजिटरी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व स्तर पर भारत की पांडुलिपि विरासत का प्रसार करना है। तो जो हमारी प्राचीन हमारी पांडुलिपियां क्या होती है, जो हमारी पहली जो हमारे पढ़े, जैसे कि हमारे गीता होती है, महाभारत होती है, जो ये पहले जिस उसमें लिखी हुई थी, मीन्स इन्हें ट्रांसलेट कर बनाया गया, कि इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, इन्हें फिर ऐसा कि जिससे कि हम पढ़ सके। लेकिन ये जो पहली जिस सिचुएशन में थी, उनका संरक्षण करना, उन्हें इसी तरह से रखना, तो ये सब हमारी पांडुलिपि होती है। प्राचीन जो हमारी संस्कृति, जैसे कि हमने हड़प्पा की चीजें देखी कि वहां से हमें कुछ लिपियां मिली, लेकिन कुछ हम पढ़ नहीं पाए, कुछ पढ़ पाए, तो इस तरह की हमारी पांडुलिपियां होती हैं। तो ये सब बातें रही। इसी के साथ में चलते हैं कि रक्षा मंत्री ने एक सेना कमांडरों से मुलाकात की है। क्या किया है, तो इसमें थोड़ा देखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सेना के कमांडो से मुलाकात की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए। जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, कौन सी आर्मी कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना की सुरक्षा तैयारियों और संचालन क्षमता की समीक्षा की है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने स्थान में जो तानोट और लोंगेवाले की अग्रिम सैन्य क्षेत्रों का भी दौरा किया। किस किस का, तानोट का और लोंगेवाले का। चर्चा का मुद्दा क्यों बना, क्योंकि वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ निम्न पहलुओं का विस्तार हुआ, जैसे कि ग्रे जोन वॉरफेयर, जो कि हमारा ग्रे जोन वॉरफेयर है, अस्पष्ट और हाइब्रिड युद्ध की रणनीति के लिए देखा गया। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल हेतु रोड मैप के लिए इस पर निष्कर्ष हुआ। जो बातचीत हुई आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा जो हमारे नवाचार बैठक में, जिसमें कि कौन कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, कौन थे, सीडीएस के जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है, वो है जनरल अनिल चौहान। आर्मी के स्टाफ प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, और हमारे सभी जितने भी आर्मी कमांडर थे वो वहां पर प्रेजेंट थे। और उनमें ये चर्चा की गई, किस दिन की गई, तो जिस दिन हमारी ये सेना की हमारी क्या थी, सेना आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उस दिन ये की गई। इसी के साथ में आप देखेंगे कि यूएसए मिलिट्री, मैंने आपको पढ़ाया था जब हम देख रहे थे साउथ अमेरिका, तो मैंने वहां आपको वेनेजुला पढ़ाया था, और वेनेजुला ने फिर से ये आरोप लगाया अमेरिका पर कि उसका जो हेलीकॉप्टर है वो हमारी आर्मी पर, हमारी से जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर देखा गया है, और इसने काफी वहां पर क्या किया, बम वगैरह भी डाले हैं। तो ये देखेंगे इसके बारे में कि अमेरिका सेना ने वेनेजुला की तटरेखा के पास सुपरसोनिक B1 बम वर्षक तैनात किए हैं। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को 2 सुपरसोनिक और भारी B1 बम वर्षक विमान वेनेजुला की तटीय क्षेत्र के करीब उड़ान भरी। यह कार्रवाई लगभग 1 सप्ताह बाद दोहराई गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे आरोप उसने पहले भी लगाए हैं। क्यों ये सब अमेरिका कर रहा है, तो इसका रीजन है कि भाई वहां पर वो क्या करते हैं, ड्रग्स की जो तस्करी करते हैं और भारी मात्रा में वो की जा रही है, इसीलिए उसकी सुरक्षा की जाए और ये जो तस्करी है ये ना हो, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। इस अभ्यास किया गया था। इस प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य हथियारबंद हमले की स्थिति का अनुकरण करना था। अमेरिकी सेना गतिविधि में वृद्धि क्या हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में के हफ्तों में कैरेबियन सागर और वेनेजुला के तटीय क्षेत्रों में अपनी सैन्य तैनाती में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ये सब हुआ। वहां के जो वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं कौन है, वो है निकोलस मादुरो, को सत्ता से हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये यही काम तो कर रहे हैं कि हर जगह क्या करें, जहां पर इनकी कोई नहीं सुन रहा है वहां से उसे सत्ता से हटा दिया जाए, ऐसी इनकी नीति रहती है।
इसके बाद चलेंगे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क की राजनीति में बदलाव का संकेत देखेंगे कि जो मेमडिन्स है क्या हुआ है। इजराइल, मैंने आपको बताया था कि फिलिस्तीन एक देश है जिसे कि सभी जो देश है वो उसे आधिकारिक नहीं मानते हैं, मान्यता नहीं देते हैं। जैसे अमेरिका है वो कहता है फिलिस्तीन एग्जिट ही नहीं करता, कहीं पर भी जो हम फिलिस्तीन है वो है ही नहीं, सिर्फ इजराइल है। तो इसी तरह से कुछ देश हैं जो मानते हैं और कुछ देश हैं नहीं मानते, जैसे कि भारत मानता है, लेकिन उसके बाद अभी ब्रिटेन ने भी, फ्रांस ने भी उसे आधिकारिक मान लिया है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आया है जो कि न्यूयॉर्क की राजनीति में बदलाव का संकेत है, जो है ममदानी का उदय। ममदानी कौन है? तो जोहरान ममदानी के बढ़ते राजनीतिक समर्थन में न्यूयॉर्क की पारंपरिक जो कि प्रो इजराइल, जो कि इजराइल समर्थक राजनीतिक स्थिति को चुनौती दी है और डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर मौजूद विचारों का विभाजन को उजागर किया है। इनकी पृष्ठभूमि क्या है? तो ये क्या है, जोहरान ममदानी जो कि 34 वर्षीय लोकतांत्रिक समाजवादी नेता हैं, फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थक है, मींस फिलिस्तीन को समर्थन देते हैं। इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए जा रहे जनसंहार की कड़ी आलोचना भी करते हैं। जो इजराइल द्वारा गाजा पर जनसंहार किया जा रहा है उसकी भी ये कड़ी आलोचना करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री की सरकार का बहिष्कार करते हैं। साथ ही पूर्व गवर्नर जो कि एंड्रयू कुमो ने न्यूयॉर्क की राजनीति में एक परंपरा जताई है। तो इन सब की यहाँ पर देखा जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा है कि जो 2025 में WDMME की वायुसेना रैंकिंग में भारत की वायुसेना किस स्थान पर रही? तो ये हमारा छठा स्थान रहा। कौन सा? हमारी जो सेना है वो छठे स्थान पे रही। आप देखेंगे कि WDMM की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। आप यहाँ देखेंगे ये है हमारे एयरक्राफ्ट। यह एक ऑनलाइन स्रोत है जो विश्व भर की वायु सेनाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। WDMMA विभिन्न वायु बलों को उनकी विमान संख्या, तकनीकी स्तर, परिचालन क्षमता आदि के आधार पर ट्रू वैल्यू रेटिंग नामक से द्वारा मापा जाता है। मीन्स क्या होता है कि ये इन्हें मापता है कि किस तरह से कौन सी सेना कहां पर किस लाइन में आती है, किस पोजीशन में आती है। तो भारत का उसमें छठा स्थान रहा है। पाकिस्तान आप देखोगे तो 18वें स्थान पे रहा है। फर्स्ट पर आप देखोगे तो यूएसए देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें रही हैं, इसी के साथ में आप ये सब देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। और हमारे यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से हुए, तो आपने देखा होगा जो मिग, हमारा MiG-21 है। MiG-21 को अभी क्या कर दिया, रिटायर कर दिया गया है। इसकी जगह हमने तेजस को लेकर आए हैं। किसको? तेजस को लेकर आए हैं। राफेल देखे गए हैं हमारे। इसी के साथ में सुकोई देखने को मिलेगा। ये हमारे कुछ एयरक्राफ्ट है जिसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर और काफी शक्तिशाली अपने आप हम एक पोजीशन रखता है। आइए नेक्स्ट न्यूज पर देखते हैं कि हमारे यूरोपियन यूनियन और हरियाणा में ड्रोन आधारित आतंकवाद रोधी पहले संयुक्त अभ्यास का आयोजन कब हुआ? तो ये जो हमारा आयोजन हुआ है ये कब हुआ? तो इसका हुआ है हमारा 13 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। देखेंगे यहाँ पर यह अभ्यास जो है हमारा भारतीय और यूके के साथ में हुआ, मीन्स यूरोपीय संघ स्तरीय सुरक्षा साझेदारी का पहला ऐसा मिशन है जिसमें ड्रोन जो कि हमारे क्या है, अनमेड एरियल सिस्टम यूएसए और उनसे उत्पन्न आतंकवाद खतरों पर संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया गया। इसके पहलू क्या है? तो यह है 3 दिन का कार्यक्रम था। सेकंड, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि NSG और यूरोपीय संघ की हाई रिस्क सिक्योरिटी नेटवर्क HRCN के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। तो किस किस के बीच हुई है? ये हुई है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में की गई है। तुवालू देखते हैं, तुवालू IUCN की कौन से राज्य सदस्य बन गया? जो तुवालू देश है वो IUCN जो है इसका कौन से नंबर का सदस्य देश बना है? तो वो बना है 90वें नंबर का, मीन्स 90 नंबर पर ये है। आप यहाँ देखेंगे कि जो तुवालू है जो जलवायु परिवर्तन और समुद्र तल वृद्धि के चलते विशेष रूप से संवेदनशील है। संवेदनशील कैसे? जो तुवालू है वो आप देखोगे कि वो काफी नीचे पर है और वहां पर पानी आने की आशंका, मीन्स उसके डूबने की आशंका है।
है, इसीलिए वो क्या कर रहा है कि वो वहां से अपने जो देश के व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है कि जिससे कि क्योंकि वहां पर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए इसे एक संवेदनशील में मेंबर्स बनाया गया है। आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र तल वृद्धि के चलते वो एक संवेदनशील क्षेत्र देखा जा रहा है। ये बहुत ही कमिंस तवालु जो है, इसकी अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे या इसका स्थल क्षेत्र देखेंगे तो इसका स्थल क्षेत्र है 26 किलोमीटर। कुल ये 26 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 द्वीप देखने को मिलते हैं, आपको 9 लैंड देखने को मिलते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये 26 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ये बहुत नीचाई पर है और इसके डूबने की कंडीशंस हो रही हैं, देखा जा रहा है कि डूब भी सकता है। इसलिए वहाँ के जो व्यक्ति वो कहाँ पर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भेजा उन्हें जा रहा है, जिससे कि वो ऑस्ट्रेलिया में मतलब अपने आप को सेफ रख सके। ये आप देख रहे होंगे, ये है तिवालु द्वीप, जो कि कितने आपको मैंने बताया 26 किलोमीटर में फैला हुआ है, सिर्फ 26 किलोमीटर में स्थित है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ तवालु हैज ऑफिशियल बिकम द 19th स्टेट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विद इस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सर्वाइंग एज द लियोसेंस विद द IUCN सेक्रेटरीट। यहाँ पे आप देखोगे कि तिवालु को क्या रिस्क है, तो वो एक स्मॉल आइलैंड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जिसमें सिर्फ 9 एटोल्स कन्वर्निंग और 26 किलोमीटर में वो फैला हुआ है। मीन्स उसमें सिर्फ 9 क्या है, द्वीप स्थित है और वहां पर आप उसे 26 किलोमीटर में देखोगे। जो तुवालु फेस कर रहा है सब जो सीवर्स थिएटर्स है फ्रॉम क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो वहाँ का सी लेवल राइज हो रहा है, मीन सी लेवल वहाँ का बढ़ रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है एंड इन्वेसिव जो स्पेसीज है, ये सब चीजें क्या हो रही है वहाँ पर खतरे की निशान पर देखी जा रही है। इट्स वेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसीलिए वहां से ये क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। और कहाँ पर जा रहे हैं, तो इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में भेजे जा रहे हैं। आप ये याद रखें कि सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि तिवालु जो है वो एक स्मॉल आइलैंड है, उसमें कितने आप द्वीप देखेंगे, कितने द्वीप होते हैं, वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहाँ पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, कौन सा मेंबर बना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेंबर देश बना है। ये हुआ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि भारत की महिला क्रिकेटर शांता रंगास्वामी ने किस उपलब्धि के साथ यह इतिहास रचा है कि वे किसी प्रमुख क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बनेंगी। किसकी? प्रमुख क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष रचना में शामिल होने वाली पहली महिला बनेंगी। तो वे किसकी पहली महिला बनेंगी? तो वो बनेंगी, उन्होंने प्रमुख क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्षता उच्च पदाधिकारी बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। वो कौन सी क्रिकेटर बनी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रमुख क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने की पहली महिला बनेंगी। तो ये कौन बनेंगी? ये बनेंगी शांता हमारी रंगास्वामी। आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत ने किस एंटीबायोटिक को पूरी तरह से स्वदेशी विकसित किया है जो ड्रग रजिस्टर्ड न्यूमोनिया के इलाज के लिए देखी गई है। तो कौन सी न्यूमोनिया के लिए? तो आप देखेंगे नेफिथ्रोमाइसिन। कौन सी है? नेफिथ्रोमाइसिन। ये किसके लिए? न्यूमोनिया के लिए देखी गई है और ये एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है और जो कि स्वदेशी है, भारत में बनाया गया है। तो ये कौन सी है? ये है नेफ्रिथोमाइसिन। इसके बारे में थोड़ा आप देख सकते हैं कि इसकी क्या खासियतें हैं, किस तरह से विकसित की गई है। तो हम किस तरह से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारी बार्क है, बार्क क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएट्स जो काउंसिल है, इसे 14 साल से अधिक के शोध और करीब मीन्स 500 करोड़ निवेश करके इसे बनाया गया है। कौन सी है? नेफ्थ्रोमाइसिन को विकसित किया गया है। ये हमारी हुई इस भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी विकसित माइक्रोलाइन क्लास की एंटीबायोटिक है, जिसमें मुख्य रूप से कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल जो कि निमोनिया नामक इस दवा निमोनिया नामक उपयोग के लिए इसे बनाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कि है एंजीथ्रोमाइसिन के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक ये प्रभावी है, 10 गुना अधिक प्रभावी है। तो ये आप देख सकते हैं किसके लिए? निमोनिया के लिए बनाई गई है और ये पहली स्वदेशी हमारा ड्रग्स है, स्वदेशी मेडिसिन है। कौन सी है हमारी? तो वो हुई नेफिथोमाइसिन। कौन सी है? नेफिथोमाइसिन। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत की जूनियर पुलिस
सॉरी, भारत के जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 के फाइनल में किस टीम से हारकर रजत पदक जीता है? तो वो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से जीतकर इन्होंने रजत पदक जीता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता है और भारत ने क्या, सिल्वर पदक जीता है। क्यों ये हुई, कहां पर हुई? तो आप ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ये मलेशिया में कंडक्ट की जाती है। कहां पर? मलेशिया में इसे कंडक्ट कराया जाता है। भारत के जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल ऑस्ट्रेलिया से 1-2 से शिकस्त पाई और रजत पदक जीता। सुल्तान ऑफ जोहर कप क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों के जूनियर टीमें भाग लेती हैं। साथ ही इस टूर्नामेंट का जो नाम है वो है सुल्तान इब्राहिम, जो उस समय जोहर महादुक की राज्य सूची में थे, उनके सम्मान के लिए इसे दी जाती है। आयोजन की प्रेरणा को द्वारा हॉकी को बढ़ावा देना और जोहर राज्य में हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्रिय करने की थी। कब से ये शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2011 में, इसका पहला संस्करण हुआ था। साथ ही मलेशिया के जोहर बहू में इसे कंडक्ट कराया जाता है। तमानडाया हॉकी स्टेडियम में इसे खेला गया है। तो ये हुआ हमारा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, रामानुज फेलोशिप किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो किस लिए शुरू की गई है? आप सब जानते हैं रामानुज जो है एक महान गणितज्ञ हैं, जिनके उसमें हम देखते हैं रामानुज के उसमें गणित दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस देखा जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस लिए बनाया गया है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, विदेश में कार्यरत प्रतिभाशाली भारतीय जो कि भारतीय वर्ती वैज्ञानिकों को भारत में शोध स्थिति देकर ब्रेन ड्रेन को रोकना इसका उद्देश्य है, इसीलिए ये शुरू किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामानुज का जो है विदेश में कार्यरत प्रतिभाशाली भारतीय जो कि भारतीय वृत्ति वैज्ञानिकों को भारत में शोध स्थिति देकर ब्रेन ड्रेन को रोकना। साथ ही साथ रामानुज जो फेलोशिप है भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित अनुसंधान फेलोशिप है, जिसे विदेशों में कार्यरत या फिर भारतवर्ती होने वाले वैज्ञानिक जो कि इंजीनियरों को आकर्षित करने, उन्हें भारत में शोध स्थिति देने और भारत के शोध परिसर को सुदृढ़ करने हेतु बनाया गया है, जिससे कि जो हमारे वैज्ञानिक हो बाहर जाकर जो रिसर्च करते हैं वो भारत में ही रिसर्च करें। इसीलिए इस फेलोशिप को शुरू किया गया है। ये हुआ। इसके बाद देखेंगे कि 24 अक्टूबर को इसे जो 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व पोलियो दिवस, आप याद रखेंगे कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को पोलियो टीका देना और पोलियो के उन्मूलन के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता दिखाना। मीन्स भारत में पोलियो अब नहीं है, खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि आसपास के जो देश हैं उनमें अभी भी पोलियो है, इसीलिए अभी भी ये पिलाई जाती है। 5 वर्ष तक के बच्चे को पिलाई जाती है। और ये कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? पोलियो दिवस, हमारा विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन मुख्य उद्देश्य पोलियो नामक विषाणु जनित रोग जो कि विरुद्ध टीकाकरण और जागरूकता प्रचार को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गठित करता है कि वैश्विक मंच जहां राज्य सहित विभिन्न स्वास्थ्य संगठन मिलकर पोलियो के पूर्ण उन्मूलन के प्रति काम करते हैं। इस दिन का चयन इस कारण हुआ कि यह जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें का जिनका नेतृत्व पोलियो वैक्सीन के विकास में हो रहा है। मींस ऐसे बच्चे जिनमें पोलियो की दिक्कतें हैं या फिर पोलियो से वो ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? पोलियो पिलाया जाता है, जिससे कि बचपन से ही बच्चे को पोलियो की जो एंटी डोज है वो देनी स्टार्ट कर दी जाती है और 5 वर्ष तक उन्हें दी जाती है, जिससे कि उन्हें पोलियो से कोई भी बीमारी ना हो और पोलियो से वे ग्रसित ना हो। ये इसका उद्देश्य है। कोची स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित शैलो वाटर एंटी सबमरीन क्राफ्ट जो कि माहे को भारतीय नौसेना में कब सौंपा गया है? तो इसे सौंपा गया है 23 अक्टूबर को। कब? 23 अक्टूबर को। आपको याद रखनी है कि कोची स्थित जो हमारी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये किसके द्वारा बनाई गई? तो निर्मित शैलो वाटर एंटी सबमरीन क्राफ्ट है और जिसका नाम माहे है। क्या है? माहे है। और ये भारतीय नौसेना में क्या हुई है? सम्मिलित हुई है।
यह एक शैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरशिप है जो कि जिसे विशेष रूप से तट क्षेत्र में पनडुब्बी के खतरे से मुकाबला करने, खुफिया एवं तलाशी मिशनों को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विशेष रूप से भारत की तट रक्षा या फिर समुद्री जो रणनीति को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। इसका निर्माण किसने किया, तो ये आप देखेंगे CSL कोची द्वारा यह क्राफ्ट तैयार किया गया है। इस क्राफ्ट को माहे नाम दिया गया है। 23 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। यह श्रृंखला की पहली शिप है। कौन सी पहली शिप है जिसमें कुल 8 इसी प्रकार के ASWSWC क्राफ्ट शामिल होने वाली हैं। आप ये देखेंगे कि जब भी हमारा कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आते हैं। उससे क्या होता है, जब अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसका सिर्फ हमने आंसर पढ़ा और हम निकल गए तो वो हमें अच्छे से याद नहीं रहता। हम उसे जितनी जल्दी पढ़ते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी डिटेल में एक बार पढ़ लें तो हमें उसके मैक्सिमम पॉइंट याद रह जाते हैं और इससे क्या होता है, आप कनेक्ट कर कर उस क्वेश्चन को याद कर पाते हैं। तो इसीलिए हम एक एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं जिससे कि आप थ्योरी रूप में थोड़ा सा जो पोर्शन हो उसे पढ़ें और अच्छे से समझे किस लिए उपयोगी है। क्योंकि क्या होता है, हम पढ़कर निकल जाते हैं कि हाँ एक माही हमारे शिप है जिसे कि एयरक्राफ्ट है या फिर पनडुब्बी है, उसे शामिल किया गया है, बस हमारा यही रहता है। लेकिन अगर हम ये भी जाने कि वो किस लिए रखी गई है, उसका इंपोर्टेंस क्या है, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हुई हमारी जो एंटी सबमरीन वॉरशिप है शैलो वाटर। नेक्स्ट इसकी विशेषता भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये शिप शैलो वाटर यानी तट के निकट कम गहराई पर, शैलो वाटर क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तट के निकट कम गहराई वाले पानी में संचालन के लिए उपयुक्त है, जहां पनडुब्बियां और अन्य उप पानी खतरों का सामना करना आवश्यक है। इसमें आधुनिक जो है सोनार लगे हुए हैं, नीचे पानी की गतिविधियों की निगरानी करता है, खतरा पहचानने की इसमें वो लगे हुए सोनार लगे हुए हैं, मिन जो लेइंग है, अन्य सहायक अक्षमताएं शामिल की हो सकती हैं जिससे कि ये क्या कर सकती है, वहां पे रक्षा कर सकती है। ये क्या है, भारत में मेक इन इंडिया को जो है बढ़ावा देने के लिए इसे शामिल किया गया है। स्वनिर्भर रक्षा क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण हमारा कदम है। मेक इन इंडिया की तरफ एक महत्वपूर्ण ये कदम है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत में मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले हाइड्रस सल्फेट जैसे खनिजों के समान संरचना वाले क्षेत्र की खोज कहाँ हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कहां पर हुई थी, गुजरात के मटनुमाद में हुई थी। तो कहां पर, गुजरात के मटनुमाद में। यहां आप देख सकते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि देहरादून के 2 वैज्ञानिकों ने किसने, नीलम शिवा सिधैया और किशोर कुमार ने गुजरात के मटनुमाद गांव में मीनामिएट नामक कैल्शियम युक्त खनिज की उपस्थिति की पुष्टि की थी, जो कि हाइड्रस सल्फेट के समूह की से संबंधित है। और यह कहां पे पाया जाता है, मंगल ग्रह की सतह पर भी पाया जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, नीलम शिवा ने और किशोर कुमार ने। कहां पर, गुजरात में। नई दिल्ली में बिम्स्टेक, नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत उत्सव कहां पर मनाया गया, कहां पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया था नई दिल्ली में भारत मंडपम में। कहां पर, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। और कब किया गया था, 4 अगस्त 2025 को इसे किया गया था। कहां पर, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित रोश हशना किस धर्म का प्रमुख पर्व है, तो यह है यहूदी धर्म का। मैंने आपको पहले भी बताया था ये किसका है, यहूदी धर्म का है। रोश हशना यहूदी समुदाय का नववर्ष पर्व है जो हिब्रू कैलेंडर की तीसरे महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह आत्मचिंतन और प्रार्थना का समय होता है। इसके 10 दिन बाद क्या देखने को मिलता है आपको, योम किपुर पर्व आता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 आयोजन नई दिल्ली में होने जा रहा है। इसका भागीदार देश कौन सा है, तो आप देखेंगे ये है न्यूजीलैंड। कौन है, न्यूजीलैंड इसका भागीदार देश है, पार्टनर देश है। वर्ल्ड फूड 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 25 से 28 सितंबर 2025 में किया गया था। कब, 25 से 28 सितंबर के बीच किया गया था। इसके भागीदार देश थे न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, यूएई। जबकि फोकस देश कौन कौन से थे, जैसे कि जापान हुए, रूस हुए, यूएई और वियतनाम को चुना गया था। और न्यूजीलैंड और सऊदी अरब क्या थे, इसके पार्टनर देश थे, पार्टनर कंट्रीज थी।
नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 देशों से 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली ने कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन है? तो वो है चीन है, चीन का बीजिंग है। और दूसरे स्थान पर हमने देखा दिल्ली है। कौन है? दिल्ली हमारा दूसरे स्थान पर आ गया है, देखेंगे। और तीसरे पर आपको टोक्यो, जापान का टोक्यो। फर्स्ट नंबर पर जापान का टोक्यो है, फर्स्ट नंबर पर जापान का टोक्यो, और सेकंड नंबर पर दिल्ली, और थर्ड नंबर पर चीन है। यहाँ पर कौन है? जापान, जापान का टोक्यो, जापान का टोक्यो है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पर आप देखेंगे चीन है। कौन है? चीन, चाइना यहाँ का चीन है। यहाँ पे देखेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ऑफ सीईओ वर्ल्ड मैगजीन के अनुसार वर्ष 2025 में पहले स्थान पर कौन है? टोक्यो, दूसरे स्थान पर है दिल्ली, तीसरे स्थान पर है शंघाई जो कि चीन में स्थित है। दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो वो देखेंगे आप 3.46 करोड़ है। कितनी? 3.46 करोड़ आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी न्यूज हुई। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में चर्चा में रही भारत और सिंगापुर के बीच पारस्परिक जो कि म्यूचुअल कानूनी सहायता संधि है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, वो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? तो उसका प्रमुख उद्देश्य था आपराधिक मामलों में जांच और साक्ष्य में सहयोग प्रदान करना। सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपराधिक मामलों में जांच और साक्ष्य में सहयोग प्रदान करना भारत और सिंगापुर के बीच जो MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में सूचना, दस्तावेज, गवाह और साक्ष्य के आदान प्रदान को सरल बनाना है। यह संधि 2011 से प्रारंभ हुई थी। इसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को वर्ष 2025 में ISSA अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस कारण प्रदान किया गया? तो यह किया गया था सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए। किस लिए? सामाजिक सुरक्षा कवरेज के उल्लेखन के लिए दिया गया था। यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे कि भारत को 2025 में इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन द्वारा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। ये भारत की सामाजिक सुरक्षा जो कि 2015 में कितनी थी? 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई है। यह पुरस्कार वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 कोलालमपुर जो कि मलेशिया में है उनके द्वारा दिया जाता है। इस भारत की ओर से केंद्रीय श्रम मंत्री जो कि कौन थे? मनसुख मंडाविया को प्राप्त हुआ है। ये रहा हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित MSME सेवा पर्व 2025 का विषय क्या रहा? तो उसकी जो थीम थी वो थी विरासत से विकास। क्या थी? विरासत से विकास उसकी थीम थी। तो ये देखेंगे, इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि MSME सेवा पर्व 2025 का आयोजन 28 से 30 सितंबर के बीच हुआ था। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो कि वाराणसी में, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्थानीय शिल्पकारों, उद्यमियों और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। और 1500 प्लस लाभार्थियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें कि KVIC व NSIC के बीच भी मार्केटिंग सहयोग के लिए एक MOU पर साइन किए गए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निफ्लिटेड डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में डिजिटल शिक्षा और भविष्य तैयार कौशल की पहुंच को बढ़ावा देना। इसके बारे में आप यहाँ देख लेंगे कि इसका क्या कार्य है। तो आप देखेंगे कि जो निफ्लिटेड डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य युवाओं को, जो हमारे AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस वाले युवा है, सेमीकंडक्टर जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण देना है, उनमें इन्हें सुदृढ़ और समग्र बनाना है। हाल ही में केंद्रीय बैंक और यूनियन बैंक में नए MD CEO नियुक्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो जो नियुक्त हुए हैं वो है आशीष पांडे जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं, और जो कल्याण कुमार हैं वो हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO एंड MD। तो कौन कौन से? आशीष पांडे किसके बने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और जो कल्याण कुमार है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं इनके बारे में। आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD CEO नियुक्त किया गया है, और कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है,
भारत में पहली निजी क्षेत्र के हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां स्थापित की जा रही है? तो मैंने आपको बताया था ये है विमंगल कर्नाटक में आयोजित की जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस कि विमंगल कर्नाटक में भारत की पहली निजी, कौन सी है ये? भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये संयंत्र एयरबस H125 हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेगा, जो नागरिक रक्षा और निर्यात बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये हुई, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों में आत्मनिर्भर के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो आप देखेंगे ये दी है मिशन आत्मनिर्भर दाल, मीन्स मिशन आत्मनिर्भर दाल, जिससे कि हम दालों पर आत्मनिर्भर रहें। मीन्स हम इतनी दाल उपजा सकें जितना हम उनको खाते हैं या उनका उपयोग करते हैं, हमें बाहर से दाल ना मंगानी पड़े। इसीलिए मिशन बनाया गया है, कौन सा? मिशन आत्मनिर्भर दाल। देखते हैं इसके बारे में कि केंद्रीय मंत्री ने मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस को मंजूरी दी है। यह मिशन 2025-26 से लेकर 2030-31 तक लागू होगा। इसका उद्देश्य दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर 350 लाख, कितना? 350 लाख टन तक का पहुंचाना है। इस मिशन के लिए 11,440 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही साथ मिशन में 88 लाख मुफ्त बीज किट दी गई है, 1000 प्रसंस्करण इकाइयां और 100% MSP पर तूर, उड़द और मसूर को, याद रखें कौन कौन सी दाल है, तूर, उड़द और मसूर को दी गई है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी दाल इसमें शामिल है। तो तूर हुई, उड़द हुई और मसूर, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचर अध्ययन के अनुसार अमेज़न वर्षावन में वृक्षों का आकार बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है, आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में CO2 का बढ़ना इसका मुख्य कारण है, जिसकी वजह से अमेज़न वर्षावन के वृक्षों का आकार बढ़ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि नेचर जर्नल के अध्ययन 2025 के अनुसार अमेज़न वर्षावन में वृक्षों का आकार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारी वृद्धि जल परिवर्तन है। अधिक CO2 के कारण फोटोसिंथेसिस दर बढ़ती है, जिससे कि वृक्ष अधिक कार्बन संधारण करते हैं, मींस अधिक कार्बन को ग्रहण करते हैं, उनका आकार बढ़ता है। यह वृक्ष कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और वातावरण से CO2 अवशोषित करते हैं। क्योंकि अमेज़न को पृथ्वी का फेफड़े भी कहा जाता है, ये काफी बड़ी तादाद में आपको अमेज़न वन मिलेंगे और पृथ्वी को जो सुरक्षा देता है, जो उसके फेफड़े माने जाते हैं, उन्हें अमेज़न वन को माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 26 पदक। कितने? 26 पदक जीते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने स्वर्ण, कितने रजत पदक हैं, जिसमें कितने मिलाकर ये 26 पदक हैं जिन्हें जीता है, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य भी शामिल हैं। इस उपलब्धि ने भारत के जूनियर शूटिंग खिलाड़ी और खेल विकास योजनाओं की सफलता को दर्शाया है। इसके बाद 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया था बहरीन में। कहां पर? बहरीन में इसे किया गया था। आयोजित कहां पर हुआ था? ये बहरीन में हुआ था। फिर चलते हैं कि 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत की शूटिंग टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो वो जीते 12। 26 में से 12 कितने थे? हमारे स्वर्ण पदक थे, गोल्ड मेडल थे। इसके बाद भारत की जूनियर जो शूटिंग टीम की सफलता किन योजनाओं और पहल का परिणाम है? तो ये जो परिणाम है ये है खेल विकास और युवा प्रतिभा संवर्धन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2025 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि हमारे रूरल बैंक की स्वर्ण जयंती समारोह कहां पर आयोजित की गई? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये 50वीं वर्षगांठ थी। जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी 50वीं वर्षगांठ थी ये, और स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई गई। कहां पर? नई दिल्ली में मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर वर रीजनल रूरल बैंक स्टेब्लिश? तो ये कब स्टैब्लिश किए गए थे? तो ये 1975 में स्टैब्लिश किए गए थे, 1975 में। आरआरबी जो कि हमारे रीजनल रूरल बैंक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारे रूरल बैंक्स हैं उनका उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो है हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और किसानों को ऋण प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 2025 में आयोजित आरआरबी की स्वर्ण जयंती, जो आरआरबी है उनकी स्वर्ण जयंती समारोह का मुख्य स्थान कहाँ था? तो मैंने आपको बताया ये कहाँ था, नई दिल्ली में था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ? तो आप जानते हैं कि ये 80वां सत्र प्रारंभ हुआ। कौन सा? 80वां सत्र था जो प्रारंभ किया गया। ये हुई हमारी आज की करंट अफेयर्स जो कि हमने कंप्लीट की, जिसमें कि हमने देखा जितने भी हमारे प्रीवियस जो हमारी लास्ट वीक की हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी उन्हें डिस्कस किया, हमने द हिंदू का एनालाइज किया। अब देखेंगे हम पॉलिटी का थोड़ा पोर्शन जिसमें हम अनुसूचियां देखेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या शामिल है। तो भारत संविधान की सभी अनुसूचियां देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट अनुसूची हमारी कि राज्य, जो हमारी अनुसूची फर्स्ट है इसमें क्या है? तो इसमें है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र इसमें दिए गए हैं, जो कि हमारे राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका क्षेत्र कहां से कहां तक है। तो ये किस में दिया गया? ये दिया गया हमारी अनुसूची फर्स्ट में। इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एक से देश की पहचान, राज्य और उसका स्थान, ये भी आपकी ट्रिक काम आ सकती है। कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं, क्षेत्रीय परिवर्तन या फिर राज्य निर्माण, विलय करना, ये सब किस में दिया गया? अनुसूची 1 में दिया गया है। अब चलते हैं अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में क्या दिया गया? तो आप देखेंगे अनुसूची 2 में दिया गया है वेतन भत्ते, जो कि हमारे विशेष अधिकार है, उन्हें संवैधानिक पदों का वेतन भत्ते और विशेष अधिकार हमारी अनुसूची 2 में दिया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं, या फिर न्यायाधीश हुए, लोकसभा, हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हुए, मेंबर्स हुए, या फिर नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक जो हमारे कैग हुए, मंत्रियों के भत्ते इत्यादि इसमें शामिल है। तो कौन सा है? ये अनुसूची 2 में दिया गया है। तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है कोई भी राज्य क्षेत्र, जो कि उस कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनका जो क्षेत्र होगा, उनका जो स्थान होगा, वो हमें दिया गया है किसमें? अनुसूची 1 में, नाम और क्षेत्र। सेकंड में हमें दिया गया है कि राज्य के जो संवैधानिक जो पद हैं, उनके भत्ते, उनका वेतन किस में दिया गया है? तो वो दिया गया है अनुसूची 2 में। और इसमें भत्ते किस किस के हैं? तो ये भी याद रखें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों को याद रखेंगे। साथ ही लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष और मेंबर्स, इसी के साथ जो कैग होते हैं हमारे, इन्हें भी शामिल किया गया है। अब चलते हैं अनुसूची 3 पर। अनुसूची 3 में क्या है कि जो हमारे संवैधानिक पदों की शपथ जो है, शपथ और प्रतिज्ञा हमारी अनुसूची 3 में दी गई है। मीन्स जैसे कि राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, सांसद हुए, एमएलए हुए, एमएलसी हुए, न्यायाधीश हुए, इनकी जो मंत्री हुए, इनकी जो शपथ और प्रतिज्ञा है वो किस में दी गई है? वो दी गई है अनुसूची 3 में। किसमें? अनुसूची 3 में दी गई है, शेड्यूल 3 में। ट्रिक याद रख सकते थे, 3 बोले शपथ धरो, मीन्स 3 बोले शपथ धरो, ये इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रिक से ज्यादा ध्यान दें डिटेल में और अच्छे से उसे पढ़े, क्योंकि जितना आप डिटेल से पढ़ोगे फिर आपको वो याद भी रहेगी और आपके आगे काम भी आएगी। तो किन किन को शपथ दिलानी है ये मैंने आपको बताया। चलते हैं अनुसूची 4 पर। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन। राज्यों की सीटों का आवंटन मीन्स किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, ये किस में दिया गया है? अनुसूची 4 में दिया गया है। किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी, ये किस में? अनुसूची 4 में है। इसकी जो ट्रिक होगी वो आप देखेंगे कि 4 राज्यसभा का फर्श, 4 क्या है? राज्यसभा का फर्श, तो ये आप देखेंगे। चलते हैं अनुसूची 5 पर। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किसमें है? अनुसूची 5 में। कौन कौन से इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं? तो आप देखेंगे राज्यपाल को विशेष शक्तियां आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं? जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना, एमपी, झारखंड, इसी के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि इसमें शामिल हैं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 से ट्राइब का राइट, 5 से क्या है? ट्राइब का राइट। तो ये हमारा हुआ 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन। अब चलते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 क्या है? इसमें हमारे 4 राज्यों को रखा गया। आप जानते भी होंगे कि लद्दाख पर अभी काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लद्दाख पर केस चल रहे थे और लद्दाख पर चीजें आ रही थी कि आपने देखा होगा जो सोनम वांगचुक है वो चाहते हैं कि लद्दाख को अनुसूची 6 में शामिल कर दिया जाए। तो ये सब चीजें चल रही थी, इन पर हमने बातें भी की थी। तो अनुसूची 6 क्या है? अनुसूची में हमारे 6 में 4 राज्यों को रखा गया है। कौन कौन से? जैसे असम हुआ, ये असम है। असम हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों का प्रशासन। इसमें क्या है कि जो स्वायत्त जिले परिषदें होती हैं, प्रशासन में विशेष अधिकार होते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि लद्दाख को भी किस में रखा जाए? तो अनुसूची 6 में शामिल किया जाए।
इसको आप देख सकते हैं कि 6 से NE की फिक्स नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य, ये आप याद कर सकते हैं। अनुसूची 7 में चलते हैं। अनुसूची 7 में है संघ और राज्य के विषय, मीन्स संघ और राज्य के कौन कौन से विषय हैं, किसे हम रखेंगे केंद्र में, किसे रखेंगे हम राज्य में, और किसे रखेंगे समवर्ती में। तो ये देखेंगे कि केंद्रीय जो हमारी सूची है उसमें हमारे 97 विषय हैं, 97 विषय हमारे किस में है, केंद्रीय सूची में है। राज्य सूची में हमारे 66 है, 66 विषय हमारे किस में है, राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में है 47। जो 97 विषय है उस पे जो रूल बनाएगी, जो नियम बनाएगी, जो आधिकारिक क्षेत्र है वो है केंद्र का, किसका, केंद्र का। 66 विषय पर राज्यों का क्षेत्र है कि राज्य ही उसमें नियम बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो 66 विषय उन पर शामिल है। लेकिन समवर्ती सूची क्या होती है, 47 विषय ऐसे हैं कि उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करेंगे, मिलकर कानून बनाएंगे, तो वो 47 विषय है। ये कब किया गया था, 42वें संशोधन से बदलाव किया गया था। ट्रिक आप देख सकते हैं कि 7 सत्ता का विभाजन, 7 सत्ता का विभाजन। 8वीं अनुसूची पे चलते हैं। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं, जितनी भी हमारी सूचियां हैं 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं को रखा गया है। हमारी 22 भाषाएं हैं, इन्हें रखा गया है, जैसे कि 21वीं अनुसूची, 31वीं अनुसूची हुई, 92 अनुसूची जो हुई हमारी, तो इसी में क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया था, मीन्स सॉरी 71वां संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन हुआ था हमारा, 92वां संशोधन हुआ था, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92 में, जैसे कि कोंकणी हुई, मणिपुरी, नेपाली, संथाली हुई। तो ये हुई हमारी अनुसूची 8। 8 क्या बोलती है, 8 बोलो भाषा के गेट, मीन्स हमारी 22 भाषाएं हैं अनुसूचियों में। हम इस पर डिटेल में भी एक दिन देखेंगे कि कौन से हमारे संशोधन में कौन सी हमारी भाषा को शामिल किया गया था, ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पर, अनुसूची 9, विवाद रहित कानून न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, मीन्स अनुसूची 9 में क्या दिया गया है कि विवाद रहित जो कानून है न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, ये हमारा 9 में दिया गया। भूमि सुधार कानून कौन सा है, भूमि सुधार कानून, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसे जोड़ा गया था। हमारी पहले कितनी अनुसूचियां थी, हमारी पहले 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई, जो कि IR कोल्हो विस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में केस आया था, जिसके वजह से इसमें संशोधन किया गया था। अब जुडिशियरी जो है रिव्यू संभव होगा, जुडिशरी का भी रिव्यू संभव होगा, मीन्स न्यायिक समीक्षा से भी सुरक्षा होगी। तो इसी तरह से नो क्या है, नो कोर्ट माइन, पहले ऐसा था नो कोर्ट माइन, ये हमारा इसकी ट्रिक होगी। इसके चलते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में हुआ था दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कब किया गया था, ये 52वां जो संशोधन था 1985 में किया गया था। दल बदल विरोधी कानून क्या था कि जैसे कोई सांसद हुआ, कोई विधायक हुआ या MLA हुआ, वो जीत तो गया किसी और पार्टी से, लेकिन जीतने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गया तो उससे क्या होगा, उससे एक पार्टी को तो लॉस हो गया। तो ये एक संशोधन किया गया कि अगर कोई विधेयक किसी पार्टी से जीता है और दूसरी पार्टी में जाता है, दल बदल करता है, तो उसका जो जीत है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, मीन्स उसकी जीत को नहीं माना जाएगा दूसरी पार्टी में। तो इसीलिए ये सब चीजें की गई कि दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। किस परिस्थिति में कि MLA MP की सदस्यता जाएगी। ये क्या हुआ, 10 पे दल बदल का पेन, ये इसकी ट्रिक हुई। चलते हैं अनुसूची 11 और 12। 11-12 में क्या है, 11 में हमारा जो ग्रामीण पंचायत हैं उनके बारे में, और जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसका है शहरीकरण पर। तो देखते हैं अनुसूची 11 में पंचायतों के विषय, 29 विषय हैं किसके, पंचायत के। और ये कौन सा था, 73 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत इसे बदला गया था, मींस 73वां संशोधन 1992 में इसे लागू किया गया था। स्थानीय शासन को अधिकार, जो स्थानीय शासन है उसे भी कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि पंचायतों के विषय में 29 विषय रखे गए। तो 11 गांवों का हेवन, क्या है, 11 गांव का हेवन। इस तरह से आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं। 12 में क्या है, 12 में नगर पालिकाओं के विषय रखे गए, और कितने, 18 विषय रखे गए नगर पालिकाओं में, क्योंकि गांव में क्या होते हैं, पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत, और यहाँ पर क्या होते हैं, नगर पालिकाओं के विषय। तो कितने, 18 विषय। और ये कौन सा था, ये 74वां संशोधन था 1992 में ही 74वां संशोधन हुआ था, और ये 1992 में। नगरीय प्रशासन को भी अधिकार दिए गए। 12 शहर की रेल, 12 शहर की रेल, ये हुई हमारी 12 अनुसूचियां। एक बार आप फटाफट से इस तरह भी देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या है, हमारी राज्य और यूटी व उसकी सीमाएं हैं। सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। थर्ड में शपथ और प्रतिज्ञा
क्या है, फोर्थ में राज्यसभा सीटें हैं, फिफ्थ में अनुसूचित क्षेत्र है, सिक्स में एनी जनजातीय क्षेत्र है जो कि हमारे एनी नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं, सेवंथ में संघ राज्य सूचियां हैं, 8 में 22 भाषाएं हैं, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून है जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। मैंने इसमें वो भी दिए गए हैं कि कौन कौन सा संशोधन हुआ है, किसमें संशोधन नहीं हुआ है। 7वीं में संघ राज्य सूचियों में 42वां संशोधन हुआ था। इसी के साथ 10वीं अनुसूचित दल बदल कानून और 11वां जो पंचायत में 29 विषय रखे गए और 12 में नगर पालिका के 18 विषय शामिल किए गए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 में देश, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में ट्राइबल, 6 में एनी और 7 में सत्ता बांटे, 8 में भाषाएं, 9 में अदालत बंद और 10 में दल बदल, 11 में गांव और 12 में शहर। इस तरह से भी आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। ये हुई हमारी जो करंट अफेयर्स का सेशन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि हमारे हर एक एग्जाम में, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें हमारी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए आपको ये बेहतर साबित हो और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी करंट अफेयर से मिले। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी डेली की जो क्लासेस है वो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखें।